बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है फार्माकोलॉजी 2 का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका पार्ट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 में जो पार्ट फर्स्ट था वो हमारे साथ था कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट फार्माकोलॉजी 2 में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साथ स्टार्ट लेती है डिजिटलाइजेशन से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं डिजिटलाइजेशन से। डिजिटलाइजेशन जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया कि डिजिटलाइजेशन हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिस लोडिंग डोज होता है वो देते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोज दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो कितने डोज से ठीक होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो ऑप्टिमल थेरेपेटिक कंसंट्रेशन वाला डोज है उसको मालूम करने के लिए पहले हम जो डोज एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो पेशेंट है उसका कंडीशन किस डोज से मेंटेन रह सकता है, तो उस दौरान हम जो प्रोसेस करते हैं इसको हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन। तो लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलिस in a dosage schedule designed to produce and then maintain optimal therapeutic concentration of its cardiotonic glycosides। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले हमारे साथ क्या कर देते हैं, जो डिजिटोलिस है जो कि हमारे साथ कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स है उसको क्या कर देते हैं, उसको एक शेड्यूल के तौर पर एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, एक शेड्यूल के तौर पर उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं और एक प्रोसेस एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट का जो ऑप्टिमल थेरेपेटिक कंसंट्रेशन वाला डोज है जो कि हमारे साथ कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और उसको फिर बाद में वही एडमिनिस्टर करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है डिजिटलाइजेशन। अब जो डिजिटलाइजेशन है अगर इस दौरान हमारे साथ ओवरडोज हो गया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ओवरडोज की चांसेस हो सकती है, तो अगर हमारे साथ जो डिजिटलाइजेशन में ओवरडोज हो गया तो आप लोगों ने अब याद रखना है कि हमारे साथ सिर्फ एक ही एंटीडोट ऐसा है जिसको हम जो ग्लाइकोसाइड्स है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है उसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उस जो एंटीडोट है उसका नाम है डिजीबाइंड। ठीक है, तो ये आगे स्लाइड में भी आ रहा है, फिर इसको आप लोगों ने याद रखना है कि डिजीबाइंड जो है ना ये हमारे साथ वो एंटीडोट है जिसके ज़रिए से हम टॉक्सिक इफेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं जो कि हमारे साथ जो ग्लाइकोसाइड्स है उसकी वजह से अगर आ गया है। ठीक है, जो डिजॉक्सिन है अगर उसकी वजह से कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट आ गया है तो इसके लिए जो एंटीडोट यूज़ होते हैं उसको हम डिजीबाइंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे साथ आ रहा है कि डिजॉक्सिन हैज़ लो थेरापेटिक विंडो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिजॉक्सिन है इसका जो थेरापेटिक विंडो है वो बहुत नैरो है। ठीक है, तो इस वजह से अगर इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया तो डायरेक्ट ही हमारे साथ क्या इफेक्ट काज कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट काज कर सकता है। तो इस वजह से इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी बहुत लो है। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट ही जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो काज कर सकता है। तो इस दौरान बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ ही इसको एडमिनिस्टर करना है। लिखा गया है कि थेरापेटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इज 0.5 टू 1.5 mg फॉर ml। ठीक है, जैसे कि हमने इसको डिस्कस भी किया है कि अगर इसको 2.0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट ही टॉक्सिक इफेक्ट काज कर सकता है, लेकिन इसका जो थेरापेटिक डोज है वो हमारे साथ 0.5 से लेकर 1.5 mg फॉर ml है। ठीक है, it is administered in such a way that patient get maximum benefit with minimal adverse effect। इसको हम इस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है, और बहुत कम एडवर्स इफेक्ट की चांसेस हो। प्रीवियसली रैपिड डिजिटलाइजेशन वाज डन बट एब्सोल्यूट नाउ। ठीक है, क्या होता था कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा ये जो डिजिटलाइजेशन है होता रहता था। ठीक है, लेकिन अब जो है ना इसको नहीं करते क्योंकि इसमें जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब क्या कर देते हैं, अब हमारे साथ जो डोज है उसको क्या कर देते हैं, उसको ऑलरेडी से जो उसका जो थेरापेटिक डोज है उसको क्या किया है, उसको ऑलरेडी से मतलब अपने ही वॉइल्स में आते हैं और उसको ही एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि रैपिड आईवी में क्या होता है कि सेल्डन यूज्ड नाउ। ठीक है, कभी कभार
सेल्डन का मतलब है कभी कभार, अभी भी यूज्ड होता है रैपिड आईवी जो होता है, ठीक है, यानी रैपिडली जो आईवी में देते हैं। लेकिन ये कब देते हैं, जब हमें पता हो कि पेशेंट को जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है, ठीक है, और वो वैसे भी ठीक नहीं होने वाला है, इससे मरने वाला है, तो इस दौरान हमारे साथ थोड़ी सी चांसेस होती है कि अगर हम रैपिड आईवी डिजॉक्सिन दे दे तो इसकी वजह से शायद ठीक हो जाए। तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, इस दौरान हमारे साथ इसकी बेनिफिट ज़्यादा होती है, तो तब हम आईवी में रैपिडली इसको दे देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। इसको आईवी स्टेट में कितने देते हैं, तो इसका जो डोज है वो हमारे साथ क्या है कि 0.25 mg स्लो आईवी स्टेट फॉलोड बाय 0.1 mg एवरी हावरली, ठीक है, एवरी हावरली 0.1 mg देते हैं और लगाते हैं आईवी में 0.25 स्लोली, ठीक है, ताकि हर हावर में 0.1 mg जो है ना वो पेशेंट को चले जाए। अब स्लो डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें तो लिखा गया है कि डिजॉक्सिन 0.25 mg इवन 0.125 हर डे में, डेली जो है ना इवनिंग टाइम पे 0.2 mg पेशेंट को देना है डिजॉक्सिन, ठीक है। और इसका जो अगर वीकली हम बात करें तो 0.125 जो है ना ये वीकली बात आती है कि वीकली हम इतना डोज दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, 5 to 7 डेज में। तो ये हमारे साथ फिर जो अपना रिस्पांस है वो शो करेगा। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट एडमिनिस्टर्ड 0.375 फॉर वीक, ठीक है, अगर हमारे साथ पेशेंट का कोई भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, इस डोज से, स्लो डिजिटलाइजेशन से, तो तब आपने क्या करना है, अपने डोज को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, और 0.375 mg आप तो दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ नो एडमिनिस्टर 0.5 mg इन नेक्स्ट वीक, अगर क्या नहीं किया है, अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं किया है और आपने या क्या नहीं किया है, अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं किया है, तो फिर आपने क्या करना है, एडमिनिस्टर 0.5 mg जो है ना वो आप दे सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। मॉनिटर पेशेंट फॉर ब्लड लेवल, पेशेंट का ब्लड लेवल इस दौरान बहुत मैयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मॉनिटर रखना है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो। अगर ब्रेडिकार्डिया आपको शो हो जाए, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस डोज को या इस ड्रग को स्टॉप करना है, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया की वजह से पेशेंट मर सकता है, ठीक है। रिपीट डिजिटलाइजेशन जो कि हमारे साथ ओरली देते हैं, तो 0.5 to 1 mg जो है ना ये आप स्टेट में दे सकते हैं और एवरी 6 हावरली 0.25 mg देना है, ठीक है। मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी, पेशेंट की टॉक्सिसिटी को चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी किडनी पे अफेक्ट हो, ठीक है, या लीवर पे अफेक्ट हो, या ऐसा ना हो कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो। तो इस दौरान अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिक इफेक्ट शो हो जाए तो डायरेक्टली उस ड्रग को स्टॉप करना है। अब हमारे साथ आ रहा है ड्रग इंटरेक्शन। अब वो ड्रग जो कि हम डिजॉक्सिन के साथ अगर दे दे तो पेशेंट में क्या काज कर सकती है, जो टॉक्सिक जो इंटरेक्शन है वो खास कर सकती है, या तो डिजॉक्सिन का लेवल जो है ना उसको कम करेगा, ठीक है, या डिजॉक्सिन का लेवल जो है ना उसके साथ मिलकर बहुत बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी खास करेगा। तो इस दौरान हमने क्या करना है, पेशेंट को ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं देना है जब डिजॉक्सिन ले रहा है, ठीक है। तो लिखा गया है कि अब वो कुछ ऐसे ड्रग है जो कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन करता है, यानी जैसे कि हमने ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें पढ़ा है, उसकी फार्माकोलॉजी में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि या तो हमारे साथ इसका इफेक्ट जो है ना इस ड्रग के साथ बहुत ज़्यादा होगा, या इसका इफेक्ट जो है ना इस ड्रग के साथ बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। तो लिखा गया है कि ये वो ड्रग है जिसके ज़रिए से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होती है डिजॉक्सिन के साथ। तो एक हमारे साथ जो एंटी एरिथमिक ड्रग है, ठीक है, जो कि क्लास 1 का ड्रग है एंटी एरिथमिया में, अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम एंटी एरिथमिया को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्वाइनिडीन एक ऐसा ड्रग है, अगर इसको हम किसके साथ दे दे, डिजॉक्सिन के साथ दे दे, तो जो डिजॉक्सिन का जो साइट ऑफ बाइंडिंग है, तो ये जाके डायरेक्ट ही उस साइट ऑफ बाइंडिंग पे क्या कर देती है, अपना बाइंडिंग बना देती है, जिसकी वजह से हमारे साथ डिजॉक्सिन का इफेक्ट ही शो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे साथ जो रेनल क्लियरेंस है वो सही से नहीं करवाती, तो इस वजह से रेनल टॉक्सिसिटी की भी बहुत चांसेस हो सकती है, ठीक है। दिस इफेक्ट इंक्रीज डिजॉक्सिन लेवल एंड कैन प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी की, ठीक है। और दूसरा है कि ये हमारे साथ जो डिजॉक्सिन का लेवल है वो क्या कर सकती है, उसको बढ़ा देती है, ठीक है। और दूसरा है कि ये टॉक्सिसिटी को भी खास कर सकती है, क्योंकि डिजॉक्सिन जो है ना वो हमारे बॉडी में रहेगा, ठीक है, क्योंकि रेनल जो क्लियरेंस है वो सही से नहीं होगी इसकी वजह से, क्वाइनिडीन की वजह से। तो अगर हमारे साथ क्वाइनिडीन की वजह से रेनल क्लियरेंस नहीं हो रही है, तो
डिजॉक्सिन हमारे बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सीवियर टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी का हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है कि बॉडी में जो डिजॉक्सिन का इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके साथ आप compete करेगी डिजॉक्सिन, ठीक है, क्वाइनिडीन के साथ compete करेगी और वो चाहेगी कि मेरा इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो। तो इस वजह से हमारे साथ डिजॉक्सिन का इफेक्ट जो है ना वो सीवियर हो सकती है। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, इस ड्रग को बिल्कुल भी नहीं देंगे क्वाइनिडीन के साथ, ठीक है। फिर हमारे साथ आ रहा है सिमिलर इंटरेक्शन अकर विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ एंड जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको हम NSAID कहते हैं, इन दोनों के साथ भी हम जो डिजॉक्सिन है उसको नहीं दे सकते, क्योंकि बिल्कुल यही इफेक्ट जो है ना वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि हमारे साथ क्या कर देती है, जो हार्ट की अगर हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी क्या हो जाए, अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देख देख दे तो कैल्शियम जो है ना वो ब्लॉक हो सकती है। जब उसका चैनल ब्लॉक होगा तो हमारे साथ जो हार्ट की कंट्रक्टिलिटी है वो बहुत क्या होती है, उसकी वो नहीं होगी, ठीक है। और जब हार्ट की कंट्रक्टिलिटी कम होगी तो इस वजह से जो डिजॉक्सिन है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है ना ये हमारे साथ किडनी के प्रॉब्लम को काज कर सकती है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि डिजॉक्सिन जो है ना वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है, तो अगर NSAID के साथ हम डिजॉक्सिन को भी एडमिनिस्टर कर दें तो ये दोनों मिलकर बहुत सीवियर टाइप ऑफ जो किडनी टॉक्सिसिटी है या किडनी प्रॉब्लम है उसको काज कर सकती है। अदर ड्रग दैट इंटरेक्ट विद डिजिटेलिस कंपाउंड आर इम्यूडेरोन, ठीक है। एक तो इम्यूडेरोन है जो कि हमारे साथ क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। एंड बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो है ना ये हमारे साथ क्या कर देती है, जो बीटा 1 है उसको ब्लॉक कर देती है, और जब बीटा 1 को ब्लॉक करते जो तो पॉजिटिव जो आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट है उसको भी ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से कंट्रक्टिलिटी जो है ना वो पेट से डिप्रेस होगी और जो डिजॉक्सिन है उसका कोई भी असर नहीं होगा हमारी बॉडी पे, ठीक है। अब हमारे साथ आ रहा है डायूरेटिक। डायूरेटिक जो है ना कैन इनडायरेक्टली इंटरेक्ट विद डिजॉक्सिन बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर डिक्रीजिंग प्लाज्मा पोटेशियम लेवल, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है कि जो डायूरेटिक होते हैं वो हमारे साथ इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर देती है डिजॉक्सिन के साथ। किस तरह से इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर देती है, क्योंकि डायूरेटिक जो है ना वो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा का लेवल है उसको जो पोटेशियम का लेवल है उसको कम कर देती है। और अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम लेवल कम हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगी, तो अगर पोटेशियम लेवल कम है तो फिर हमारे साथ जो टॉक्सिसिटी है, जो डिजॉक्सिन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस दौरान भी आपने क्या नहीं देना है, बिल्कुल भी डिजॉक्सिन और ये जो डायूरेटिक्स है इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे साथ सीवियर फॉर्म ऑफ जो क्योंकि ये हमारे साथ सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोकैलेमिया को काज कर सकती है। हाइपोकैलेमिया रिजल्ट इन इंक्रीज डिजॉक्सिन बाइंडिंग टू द इन ए सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड thereby enhancing डिजॉक्सिन थेरेपेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट के लिखा गया है कि जो अगर हमारे साथ हाइपोकैलेमिया हो तो हाइपोकैलेमिया में एक ये होता है कि जो डिजॉक्सिन है वो अब compete नहीं करेगी किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि जो डिजॉक्सिन और जो पोटेशियम का साइट ऑफ बाइंडिंग है वो एक होता है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम लेवल भी ज़्यादा हो और जो डिजॉक्सिन है वो भी उसके मकदार में मतलब बराबर हो तो इस दौरान इन दोनों का कंपटीशन अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर कंपटीशन अच्छा होगा तो हमारी बॉडी में जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो अपना काज करेगा डिजॉक्सिन, और जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो काज नहीं करेगा। लेकिन अगर हाइपोक्लीमिया है, पोटेशियम लेवल कम है, तो इस दौरान जो है ना हमारे बॉडी में जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो भी काज ज़्यादा करेगा, ठीक है। और जो दूसरा टॉक्सिक इफेक्ट है इससे वो भी काज हो सकता है, ठीक है, वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब compete करने के लिए जो पोटेशियम है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और अगर हाइपरकैलेमिया हो तो तब भी ये अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाइपरकैलेमिया में जो पोटेशियम है वो जल्दी जल्दी से बाइंडिंग करेगी, तो जो डायोक्सिन है वो इसके compete में बहुत क्या होगा, वीक होगा। तो इस वजह से डिजॉक्सिन का कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ना तो हाइपरकैलेमिया अच्छा है और ना ही हाइपोकैलेमिया अच्छा है जब हम डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हाइपरकैल्सीमिया की अगर हम बात करें तो हाइपरकैल्सीमिया जो है ना ये हमारे साथ जो डिजिटेलस है उसको इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, इसका जो इफेक्ट है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है, ठीक है। इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम विच कैन लीड टू कैल्शियम ओवरलोड एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजिटेलस इंड्यूस्ड एरिथमिया, ठीक है। और जब भी हमारे बॉडी में जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से, और जब वो कैल्शियम ओवरलोड हो जाए तो इसकी वजह से चांसेस है कि एरिथमिया का हो, ठीक है। और ये एरिथमिया जो है ना बहुत सीवियर फॉर्म में होती है जिसको हम टॉक्सिक इफेक्ट भी कह सकते हैं।
अब हमारे साथ जो थेरापेटिक यूजेस है डिजिटेलिस कंपाउंड का, तो वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर में ये हमारे साथ जो है ना क्या काज कर सकती है, जो आयोनोट्रॉफिक इफेक्ट है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर आयोनोट्रॉफिक इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से जो कंट्रैक्टिलिटी है, जो मसल का कंट्रैक्शन है वो सही होगा, और जब मसल का कंट्रैक्शन सही होगा तो इससे ये होगा कि हमारी जो हार्ट फेलियर है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि ये हमारे हार्ट में जो इजोकुलेशन है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट है हार्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तीसरा ये कि ये हमारे हार्ट पे जो फ्री लोड होता है, जो प्रेशर होता है उसको कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो फ्री लोड कम होगा। पल्मोनरी कंजेशन की अगर हम बात करें तो इडीमा जो है ना उसको कम कर देती है, जो डिजॉक्सिन है वो इडिमा को कम कर देती है, इस वजह से फ्री लोड भी कम होगी, यानी प्रेशर कम होगी, ठीक है। अब एरिथमियास की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ जो एवी नोडल कंडक्शन है उसको कम कर देती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ जो पैरासिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट जो है ना वो शो कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। तो हार्ट रेट भी नॉर्मल रहेगी। और दूसरा ये कि ये हमारी जो वेंट्रिकुलर रेट है वो भी क्या कर देती है, उसको भी लो कर देती है, ठीक है। तो अब वेंट्रिकुलर रेट जो है ना वो दो चीज़ों में लो कर देती है, एक हमारे साथ है एट्रियल फ्लटर और एक हमारे साथ है फिब्रिलेशन। जो एट्रियल फ्लटर है इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों जो है ना, दो एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन दोनों हम ट्रकीकार्डिया को कहते हैं। लेकिन एट्रियल फ्लटर में ये होता है कि इसमें जो रायतम है, हार्ट रायतम, वो बिल्कुल रेगुलर रहता है, ठीक है। लेकिन जो फिब्रिलेशन है इसमें हार्ट रायतम यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ना वो इरेगुलर हो जाती है, और इसके साथ साथ जो टिकिकार्डिया है वो भी हो जाती है, तो ये थोड़ा सीवियर पाम है। अब हमारे साथ आ रहा है कि डिजॉक्सिन और एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है। जब हमारे साथ हार्ट फेलियर हो जाए तो उस दौरान पेशेंट को चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे, क्योंकि उसका जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड पंपिंग कंडीशन है वो शुरू हो जाए, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसका हार्ट फेलियर हो गया है। तो जब भी वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका हार्ट रेट जो है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कंट्रैक्शन जो है ना वो भी कम होता है और उस पर फोर्स आ जाता है, तो इस वजह से उसका हार्ट फेलियर कंडीशन बहुत सीवियर हो सकता है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट को माइल्ड या मॉडरेट हार्ट फेलियर हो तो इस दौरान हम डिजॉक्सिन इसलिए भी देते हैं ताकि उसमें जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये कि हार्ट फेलियर पेशेंट में ये एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को ज़्यादा कर देती है। अब इसको नॉर्मल पेशेंट में, जो नॉर्मल इंसान में बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान में जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अब जाके डिजॉक्सिन ले लेके ये जो है ना ये हमारे एक्सरसाइज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी। तो ये नॉर्मल इंसान में बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करती एक्सरसाइज कैपेसिटी के, बल्कि उसके लिए ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। डिजॉक्सिन इज़ वेरी डेंजरस इन एथलीट्स, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं जो कि गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत डेंजरस होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि रनर होते हैं, ठीक है। तो रनर के लिए ये इस वजह से बहुत टॉक्सिक होते हैं या बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो रनिंग करते हैं उस दौरान उससे ज़्यादा पसीना चला जाता है, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी में पानी की कमी आ जाती है, तो किडनी फेलियर हो सकती है, उसकी ज़्यादा चांसेस होती है, ठीक है। और पेशेंट जो है ना उसकी क्या होती है, उसकी जब वो रनिंग करती है तो उसकी यूरिनेशन जो है ना वो नहीं होती, तो इस वजह से डिजॉक्सिन जो है ना वो बॉडी में एकमुलेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिहाइड्रेशन है या जो रिमूवल है पानी का, तो वो पसीने के ज़रिए से होती है, तो इस वजह से उसको यूरिनेशन फील नहीं होती, ठीक है। और जब वो यूरिन नहीं करेगा तो इस वजह से उसकी बॉडी से जो डिजॉक्सिन है वो एलिमिनेट नहीं होगा, तो अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो इस वजह से हमारी किडनी में ये जो डिजॉक्सिन है ये ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकती है। अब हमारे साथ एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकती है अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी खास हो गई, ठीक है, या टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो कौन कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स लिखा गया है कि सीएनएस में फटीग हो सकती है, ठीक है, हेडेक हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, यानी कमज़ोरी फील हो सकती है। ईयर, आई, नोज़ एंड थ्रोट में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, तो ब्लड विजन हो सकती है, येलो और ग्रीन विजन हो सकती है, ठीक है, जो कंजक्टिवा है उस पर इफ़ेक्ट हो सकती है।
अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देख ले तो इसमें एरिथमियास कास हो सकती है। इसके साथ साथ जो ब्रेडिकार्डिया है वो हो सकती है, ठीक है। ईसीजी में चेंजेस आ सकती है, इरेगुलर चेंजेस, एवी ब्लॉक हो सकती है, एसए ब्लॉक हो सकती है, एवी नोड्स, एसए नोड्स ये ब्लॉक हो सकती है। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में देख ले तो वहाँ पे एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना हो सकती है, नाजिया फील हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है एंड डायरिया भी कभी कभार होती है, ठीक है। हेमेटोलॉजी में अगर हम देख ले तो ब्लड पे क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ये हमारे प्लेटलेट के लेवल को कम कर देती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या हो सकती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस हो सकती है, यानी जो वाटर फ्लूइड वगैरह की कमी है वो आ सकती है, ठीक है, ड्यू ड्यू टू एक्यूट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। जब एक्यूट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाए तो इस वजह से मेटाबॉलिक में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकती है। अब इसमें जो अंडरलाइन किए गए हैं, यानी इसमें अंडरलाइन कौन कौन से हैं, जो हमारे साथ प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक के साथ साथ जो ब्रेडिकार्डिया है और जो इनोरोक्सिया, नाजिया एंड वोमिटिंग है, इसके साथ साथ बस यही है। ये जो है ना, ये जो अंडरलाइन है ये आप लोगों ने नोट करना है, ये अब याद रखने हैं, ठीक है, कि प्रतीक, इनोरोक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया ये ऐसे है जो कि बार बार हर एक पेशेंट में ज़्यादातर ये दिखाई देता है, ठीक है। यानी ये वो साइन एंड सिम्टम है, एडवर्स इफेक्ट है, जो कि हर एक पेशेंट में ज़्यादातर ये साइन एंड सिम्टम जो है ना वो हमें, या साइड इफेक्ट जो है ना वो ये हमें शो हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है कंट्रा इंडिकेशन। अब कंट्रा इंडिकेशन ये या वो कंडीशन जिसमें हम इसको बिल्कुल भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है, यानी डिजॉक्सिन को नहीं दे सकते। तो एक तो ये कि हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी में बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट जो है ना वो सेंसिटिव है, तो डिजॉक्सिन जो है ना उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो इस दौरान उस पर टॉक्सिक इफेक्ट खास कर सकती है। दूसरा ये कि अगर हमारे साथ पेशेंट का जो वेंट्रिकुलर एरिथमियास है वो अनकंट्रोल हो, तो इस दौरान जो है ना उसका जो कंट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो सकती है, तो इस वजह से भी ये टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। अगर पेशेंट का पेसमेकर जो है ना वो एब्सेंस हो, यानी एसओ नोड नहीं है और एवी नोड ब्लॉक है, तो इस दौरान बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाइटिस हो, अगर पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो तो इस दौरान भी नहीं दे सकते। और अगर एक पेशेंट को अल्कोहल इंटॉलरेंस हो तो इस दौरान एलेक्सर जो हमारे साथ अल्कोहल उसमें थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो पेशेंट उसको अल्कोहल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा या इसकी इंटॉलरेंस उसको कास हो सकती है, तो इस दौरान एलेक्सर बिल्कुल भी पेशेंट जो कि अल्कोहल इंटॉलरेंस है उसको नहीं देंगे, ठीक है। अब हमारे साथ आ रहा है कॉशियसली, जो कॉशियसली यूज्ड होता है, जो जिस जिस दौरान मतलब अगर एक पेशेंट है उसमें हाइपोकलीमिया है तो उसमें एहतियात के साथ किस तरह से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है कि अगर एक पेशेंट है और उसको हाइपोकलीमिया है तो बहुत एहतियात के साथ डिजॉक्सिन को यूज़ करना है, क्योंकि जब भी हमारे साथ पोटेशियम लेवल कम हो डिजॉक्सिन के साथ कंपीट करने का कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी जल्दी से कास हो सकती है। तो बिल्कुल भी इसको क्या करना है, बहुत एहतियात के साथ ही एडमिनिस्टर करना है ड्यू टू हाइपोकलीमिया, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया, अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो हाइपोकैलीमिया भी होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, तो इसकी वजह से भी हाई रिस्क हो सकती है टॉक्सिसिटी की, तो इस वजह से भी हम बहुत एहतियात के साथ देंगे। अगर एक पेशेंट है और अगर उसको हाइपोमैग्नीसीमिया हो, तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि हाइपोमैग्नीसीमिया और जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम और पोटेशियम का डायरेक्टली रिलेशनशिप है, तो इस वजह से अगर हाइपोमैग्नीसीमिया हो तो हाइपोकैलीमिया भी होगी, यानी अगर पोटेशियम का लेवल कम है तो मैग्नीशियम का लेवल भी कम होगी, ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे साथ जो पोटेशियम कम है तो इस वजह से क्या हो सकती है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा हो सकती है। डायूरेटिक का हमने ऑलरेडी बात की कि अगर हम डायूरेटिक यूज़ कर रहे हैं तो इस दौरान जो डिजॉक्सिन है उसको बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इबनॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत सीवियर फॉर्म में काज कर सकती है, और इससे भी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाए तो हाइपोकैलीमिया बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकती है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर एमआई हो, माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो, तो तब भी बहुत एहतियात के साथ ये डोज देना है। रिनल इम्पेयरमेंट के लिए भी डोज को एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर किडनी इम्पेयरमेंट हो, किडनी डिस्फंक्शन हो रही हो, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस दौरान किडनी की जो टॉक्सिसिटी है उसकी चांस ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी इसको क्या करना है, बहुत एहतियात के साथ देना है, क्योंकि ये किडनी के ज़रिए से एलिमिनेट होती है। अगर पेशेंट ओबीस है तो उसका जो लीन बॉडी मास है, ठीक है, उसका जो टोटल बॉडी मास की उसका बॉडी मास जो फैट्स के अलावा हो, तो उसके लिए क्या करना है, पेशेंट के वेट से एडजस्ट करना है डोज को, ठीक है, जो आइडियल बॉडी वेट होता है।
अच्छा, अगर गिट्रियाटिक की हम बात करें तो गिट्रियाटिक्स जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, अगर पेशेंट जो है ना वो सेंसिटिव है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिक मतलब जो जिस चीज़ का टॉक्सिसिटी इफेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है, और इसको थोड़ा सा भी दे दे यानी थेरापेटिक डोज भी दे दे तो उसको क्या काज कर सकती है, टॉक्सिक इफेक्ट की उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उस पर टॉक्सिक इफेक्ट काज कर सकती है। तो जो पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उसको क्या करना है, उसको ये डोज नहीं देना है या बहुत स्मॉल अमाउंट में देना है या इसके लिए एडजस्ट करना है, क्योंकि इस दौरान जो है ना पेशेंट में टॉक्सिसिटी की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे साथ जो ओबेस पेशेंट है, जो ओबेस्टिक पेशेंट है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, तो उसमें भी इसको बहुत सेफ अमाउंट में देना है, ठीक है, और बहुत ही एहतियात के साथ देना है, क्योंकि अभी तक जो रिसर्च इस पे हुआ है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हुआ है, तो अभी तक पता नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो फीटस पे होगा कि नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक रिसर्च हुआ था कि इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो फीटस पे नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से अब वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या देना है, इसके लिए जो डोज है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फीटस के लिए एडवर्स इफेक्ट भी कास हो सकती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है तो उस दौरान भी बहुत एहतियात से ये देना है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें बच्चे को जा सकती है, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो थेरापेटिक इफेक्ट के साथ साथ उसमें टॉक्सिक इफेक्ट भी काज कर सकती है, ठीक है। अब हमारे साथ आ रहा है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी किस दौरान खास होती है, तो ये हमारे साथ जो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन आते हैं इसमें बहुत लेस कामन है कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी खास हो जाए, लेकिन फिर भी 50% पेशेंट वो होते हैं जिसमें डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी खास होती है, तो वो हमारे साथ क्रोनिक थेरापी पे पड़े हुए हैं डिजॉक्सिन के साथ, यानी वो बहुत ज़्यादा टाइम से डिजॉक्सिन को ले रहे हैं और उसकी वजह से उसकी किडनी में एक्युमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसको टॉक्सिसिटी कास हो सकती है, ठीक है। 10% वो लोग होते हैं जो कि एक्सीडेंटली लार्ज डोज ले ले, ठीक है, उसको पता नहीं होता और वो दोबारा से डिजॉक्सिन को ले ले तो इस वजह से भी उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है। 40% ऐसे लोग होते हैं जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं तो डिजॉक्सिन को ज़्यादा ले लेते हैं। और रेयरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि प्लांट की जिससे डिजॉक्सिन की बनावट होती है, ठीक है, तो उसकी इंजेक्शन कर देती है जिसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन बहुत कम होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि डिजॉक्सिन का जो प्लांट है वो कहीं ज़्यादा मिलता भी नहीं है। अब हमारे साथ लिखा गया है कि नॉर्मल ब्लड डिजॉक्सिन लेवल जो है ना वो हमारे साथ कितना है, यानी आपका जो थेरापेटिक डोज है वो 0.5 से लेकर 1.5 mg पर ml होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2.0 mg पर ml से नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से हमारे साथ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का हो सकती है। और अगर ये भी ज़्यादा हो गया 2.0 से, ठीक है, और अगर पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो तो बहुत एक्सरबेट हो सकती है, और अगर हाइपरकैल्सीमिया हो तो तब तो बहुत ज़्यादा एक्सरबेट कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो सिवियर हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया, अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, ठीक है, यानी उसका जो जो नॉर्मल लेवल है पोटेशियम का तो वो बॉडी में कितना है 3.6 से लेकर 5.0 तक है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ पेशेंट जो है ना वो हाइपरकैलेमिया यानी 5.0 से इंक्रीज है उसका जो पोटेशियम लेवल है बॉडी में, ठीक है, तो उस दौरान भी हमारे साथ ये बैड होता है, ठीक है, ये टॉक्सिक होता है, ये डेथ को काज कर सकती है, ठीक है, डिजॉक्सिन। तो क्या लिखा है कि अगर पोटेशियम लेवल हमारे साथ 0.5 तक हो, ठीक है, या इससे कम हो तो तब पेशेंट में ज़ीरो मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, इसका डेथ रेट जो है ना वो ज़ीरो है तब, क्योंकि ये फिर क्या काज कर देती है थेरापेटिक इफेक्ट शो कर देता है, ठीक है। अगर हमारे साथ पेशेंट में पोटेशियम लेवल 5.0 से लेकर 5.5 हो तो ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से मोर्टिलिटी रेट जो है ना वो 50 है, 50% पेशेंट्स में डेथ काज कर सकता है। और अगर पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया यानी 5.5 तक पहुँच गया, इससे भी ज़्यादा हो गया तो उस दौरान 100% चांसेस है कि पेशेंट मर जाएगा इसकी वजह से। अब हमारे साथ साइन इन सिम्टम आ रहे हैं, अगर एक पेशेंट है उसको टॉक्सिसिटी हो गई है डिजॉक्सिन की वजह से तो उसकी साइन इन सिम्टम क्या हो सकती है, तो उसकी जो कॉमन साइन इन सिम्टम है जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े, ठीक है, तो उसमें आते हैं हमारे साथ ब्रेडिकार्डिया, ट्रिकिकार्डिया, ठीक है, फटीग, नाजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, ठीक है, यानी हवाई दुनिया में रहना,
ख्वाबों की दुनिया में रहना, एंड येलो विजन जिसको हम जिनटोप्सिया भी कहते हैं। ये आप लोगों ने अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि येलो विजन हो सकती है ड्यूरिंग टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन, ठीक है, और इसको हम जिनटोप्सिया कहते हैं। तो अगर लिखा गया था कि जिनटोप्सिया हमारे साथ विच वन ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, तो फिर आप लोग को याद होना चाहिए कि ये हमारे साथ जो डिजॉक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है। अगर हमारे साथ डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको हम किस चीज़ से ट्रीट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन ये है कि हम गैस्ट्रिक लिवेज करेंगे। गैस्ट्रिक लिवेज का क्या मतलब है, यानी जो स्टमक है उसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे साथ पेशेंट जो है ना वो ट्रीट हो सकता है। दूसरा है कि अगर हम डिजॉक्सिन की ट्रीटमेंट, टॉक्सिसिटी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और गैस्ट्रिक लिवेज नहीं हो रहा है, तो उस दौरान हम चारकोल देंगे पेशेंट को। चारकोल जो है ना इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और बहुत सेफ होता है ये। जब भी हम पेशेंट को ये देते हैं तो डायरेक्ट ही उसका जो टॉक्सिसिटी है उसको ये एब्जॉर्व करती है और अपने साथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो कोलेस्ट्रीमीन दे यहाँ पे लिखा गया है, तो ये बहुत एडवर्स इफेक्ट इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी जो सेप मतलब ये सेप नहीं है हमारे लिए, तो इस वजह से इसको हम बहुत कम देते हैं, बल्कि जो चारकोल है उसको हम दे सकते हैं। फिर हमारे साथ ब्रेडिकार्डिया है, तो ब्रेडिकार्डिया को हम एट्रोफिन के ज़रिए से, जो कि हमारे साथ बीटा ब्लॉकर है, उसके ज़रिए से ट्रीट कर सकते हैं। हाइपोक्लीमिया अगर है तो इस दौरान हम पोटेशियम लेवल को ज़्यादा करेंगे, ठीक है, पोटेशियम देंगे, तो इसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी ट्रीट हो सकती है। एंड हाइपरक्लीमिया अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो इस दौरान जो मॉर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम का ट्रीटमेंट है वो करेंगे, ठीक है, ताकि कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो जो क्लीमिया है वो कम हो सकती है। एंटीडॉट इसके लिए जो है वो, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डिजिबैंड जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा एंटीडॉट है जिसके ज़रिए से हम ज़्यादातर जो डिजॉक्सिन है उसको ट्रीट कर देते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी को, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ टॉक्सिसिटी हो जाती है और ये ऊपर जितनी भी थेरापी दी गई है इसके ज़रिए से अगर ट्रीट नहीं हुआ, तो तब हम डायरेक्ट ही क्या देते हैं, डिजिबाइंड दे देते हैं, ताकि जितना भी डिजॉक्सिन है उसको अपने साथ क्या करे, उसका बाइंड बना दे और बाहर बॉडी से निकाल दे। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है, अगर पेशेंट को डिजॉक्सिन हम दे रहे हैं तो इसके बेस पे हम किस तरह से नर्सिंग केयर करेंगे, ठीक है, ये हमारा काम है। तो लिखा गया है कि पेशेंट का जो पल्स रेट है उसको 1 मिनट से ज़्यादा आपने क्या करना है, उसको चेक करना है जब भी आप डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उससे पहले, ठीक है। डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर करने से पहले आपने 1 मिनट से ज़्यादा पल्स रेट को चेक करना है, ताकि आपको पता चले कि उसका पल्स रेट कम या ज़्यादा तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया टैकिकार्डिया तो नहीं है, ठीक है। तो लिखा गया है कि जब भी आप पल्स रेट चेक कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अगर आपको शो हो जाए कि जो if pulse rate is less than 60 bpm beat per minute, ठीक है, इन एन एडल्ट, अगर एडल्ट में 60 बीट पर मिनट है, ठीक है, उससे कम है, तो इस दौरान आपने क्या करना है, इस डोज को नहीं देना है, ठीक है, इसको होल्ड करना है और प्रोफेशनल से नोटिफाई करना है, ठीक है। अगर चाइल्ड में 70 बीट पर मिनट से कम है और अगर इन्फेंट में 90 बीट पर मिनट से कम है, तो तब आपने इस दौरान में इस ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करना है। फिर लिखा गया है कि मॉनिटर बीपी पीरियोडिकली, उसका जो बीपी है उसको पीरियोडिकली आपने चेक करना है, अगर पेशेंट ने रिसीव किया है डिजॉक्सिन को आईवी के जरिए से, ठीक है, तो उसका बीपी लेवल जो है ना उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे साथ आ रहा है मॉनिटर ईसीजी। ईसीजी को मॉनिटर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो ईसीजी है उसमें एरिथमिया वगैरह कास हो सकती है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया कास हो सकती है। तो इस दौरान आपने क्या करना है, आपने 6 हावरली उसका जो ईसीजी है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। जब आप उसको डोज दे दे तो 6 हावरली उसका जो ईसीजी है उसको मॉनिटर करना है। अगर उसका कोई ब्रेडिकार्डिया या कोई न्यू एरिथमिया की चांसेस आ रहे हैं, तो तब आप डायरेक्ट ही डॉक्टर से क्या करें, नोटिफाई करें और उसका जो डोज है उसको फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। टीच पेशेंट टू टेक पल्स एंड टू contact healthcare professional before taking medication. A pulse rate is less than 60 or greater than 100. अगर पल्स रेट हमारे साथ एक पेशेंट का 60 से कम है या 100 से ज़्यादा है, तो तब पेशेंट को सिखाना है कि इस ड्रग को तब यूज़ नहीं करना है जब तक आपने डॉक्टर के साथ नोटिफाई नहीं किया है। पहले डॉक्टर से नोटिफाई करना है, तब आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है।
फिर हमारे साथ आ रहा है कि ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी। जो टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम है एडल्ट, ओल्डर एंड चिल्ड्रन में, तो उसको ऑब्जर्व करना है। जो फर्स्ट साइन हो सकती है टॉक्सिसिटी के, वो हमारे साथ है एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है, एनोरेक्सिया, नासिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, येलो विजन जो होती है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो सकती है एंड अदर इरिथमियास हो सकती हैं। तो अगर इसमें एक भी आप लोगों को दिखाई दे टॉक्सिसिटी का साइन, तो डायरेक्ट ही आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही आपने नोटिफाई करना है प्रोफेशनल के साथ, ठीक है। फिर लिखा गया है कि इफ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी अकर एंड आर नॉट सीवियर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिजॉक्सिन में बी इज दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कि अगर आपको साइन ऑफ टॉक्सिसिटी थोड़े से यानी जस्ट एनोरेक्सिया आपको फील हो रहा है, ठीक है, और इतना अमाउंट में नहीं फील हो रहा है, तो तब आप सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग को अगर डिसकंटिन्यू भी करें तो ये आपके लिए कॉपी है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़, अगर एबनॉर्मेलिटीज़ आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है, बैलेंस करना है। इसके साथ साथ एडमिनिस्टर पोटेशियम सो दैट सीरम पोटेशियम इज मेंटेन बिटवीन 4.0 to 5.5 एम फॉर मोल फॉर लीटर, ठीक है। अगर एक पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो कम है, तो उसको आपने मेंटेन रखना है 4.0 से लेकर 5.5 तक, ताकि जो बाइंडिंग का जो कंपीट है वो एक दूसरे के साथ क्या रहे, स्ट्रांग रहे। तो इस दौरान जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी की चांसेस कम हो सकती है। अब हमारे साथ आ रहा है कि मॉनिटर ईसीजी। ईसीजी को मॉनिटर करना है फॉर एविडेंस ऑफ पोटेशियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, ताकि आपको पोटेशियम टॉक्सिसिटी के जो एविडेंस है, जो रिजल्ट है, वो आपको पता चले, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हमारे साथ पोटेशियम टॉक्सिसिटी होती है, तो इस दौरान जो टी वेव है ईसीजी में वो पीक पे होता है, ठीक है, तो उसको चेक करना है। ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन, इम्यून पैप, डिजिबाइन, ठीक है। जब हमारे साथ डिजॉक्सिन की क्या हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, ठीक है, यानी इतना सीवियर फॉर्म ऑफ क्या हो जाए, जो टॉक्सिसिटी है वो कस हो जाए, तो तब हम क्या देते हैं, डिजिबाइंट्स दे देते हैं, ठीक है, विच बाइंड टू द डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड, जो कि बाइंडिंग बना देती है डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड के साथ, और क्या कर देती हैं, किडनी के ज़रिए से इसको जल्दी से एक्सक्रीट कर देती हैं ब्लड से, ठीक है। रिव्यू साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी। अगर साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी आपको मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद हो सकती है इसको टॉक्सिसिटी, तो उसके फैमिली वालों से क्या करना है, और पेशेंट से उसकी जो साइन एंड सिम्टम है उसका रिव्यू डालना है, ठीक है, पेशेंट को बताना है और उसकी फैमिली को भी बताना है, और फिर उन लोगों से भी रिव्यू लेना है कि पेशेंट को इससे साइन एंड सिम्टम तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एडवाइज पेशेंट टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल इमीडिएटली इफ दीज आर साइन इफ दीज आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर अकर, ठीक है। अगर एक पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम दिखाई दे, तो उसको जल्दी से जो डॉक्टर है उसके साथ क्या करना है, नोटिफाई करना है, ठीक है, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डायरेक्ट ही नोटिफाई करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये स्लाइड लिए गए हैं, यहाँ से आप लोग फर्दर भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।